हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा था रिका अपने कमरे में अकेली थी और उसके पास किसी अजीब साये का एहसास धीरे धीरे गहराता जा रहा था। वो साया ना तो पूरी तरह दिख रहा था, ना पूरी तरह गायब था। बस उसके चारों ओर ठंडी हवा की तरह मौजूद था। रिका को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास है, उसकी सांसों के बीच, उसके तकिए के किनारे, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। और अजीब डरावनी हालत में उसकी आंखें लग गई थी। उसके बाद रिका के साथ क्या हुआ हम दूसरे अध्याय में जानेंगे। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने ये स्टोरी का पहला भाग नहीं देखा है, कृपया ये पहला हिस्सा देख ले ताकि कहानी को समझने में आसानी हो। चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रिका का दूसरा अध्याय। रात के चादर हटने के बाद सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर अंदर आई तो उसमें गर्मी नहीं थी। वो ठंडी, बेरंग और मुर्दा थी, जैसे किसी मरी हुई चीज की आंखें खुली रह गई हो। रिका की नींद टूटी तो थी, उसका पूरा जिस्म दर्द से अकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ने अपने लोहे की बाहों में भींच कर रखा हो। सबसे पहले उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द का महसूस हुआ और सर में उसे अजीब सा तेज दर्द था। रिका ने काफी तकलीफ में अपनी आंखें खोली। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे रात में नम्रता के साथ बात करते वक्त था। हर चीज अपने जगह पे थी, पर अब हर चीज में एक अजीब सी उदासी चढ़ गई थी। रात की बातें किसी बुरे सपने की तरह धुंधली थी, पर वो ठंडी सांस की वो फुसफुसाहट, वो उसकी याद में किसी जहरीले कांटे की तरह चुभ रही थी। सपना था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में ये यकीन नहीं था। लेकिन रिका के भीतर कुछ असामान्य चल रहा था। उसकी रात की बातें धुंधली याद थी, वो साया, वो ठंडी सांसें और वो फुसफुसाहट। रिका को रात की बात याद आते ही रिका ने खुद को समझाया, सपना रहा होगा और कल काम भी तो ज्यादा था। रिका ने गहरी सांस लेते हुए कल की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। तभी रिका की नजर उसके पांव पर गई, टखने के ठीक ऊपर। त्वचा पर खरोच का एक ताजा गहरा निशान था। 3 पतली समांतरन लकीरें, जैसे किसी ने अपने लंबे तेज नाखूनों से उसकी त्वचा को बड़ी नरमी से चीर दिया हो। ये निशान असली था, दर्दनाक और ठंडा। वो कुछ पल उन्हें देखते रही, फिर खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद नींद में कहीं टकरा गई होगी। ये सपने का हिस्सा तो नहीं हो सकता था, पर मन के भीतर कहीं एक ठंडी सी डर बैठ गई थी जो अब उसके साथ रहने वाला था। आंटी रिका के रूम पर सुबह की चाय ले आई और आंटी ने रिका को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी नजर सीधे रिका के पांव पर गई। एक ही पल में उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उनकी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और आंखों में वही पुराना दबा हुआ डर लौट के आया। उन्होंने कांपती हाथों से चाय की ट्रे मेज पर रखी और नम्रता को आवाज दी। उन्होंने तुरंत नम्रता को बुलाया और डरती हुई आवाज में पूछा, बेटा, कल रात तुमने कमरे में चारों ओर पानी छिड़का था ना? आंटी की आवाज में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी दहशत थी। नम्रता का चेहरा सफेद पड़ गया था, बस सिर झुकाकर चुप खड़ी रही। उसकी खामोशी ही उसका जवाब था। नम्रता कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसे याद आया वो रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातों में उलझ गई थी और वो काम करना पूरी तरह भूल गई थी। इस अनहोनी के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई जो घड़ी की आवाज से और भी गहरा हो रहा था। आंटी ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी तूफान के लिए तैयार कर रही हो। आंटी ने कहा, आज से घर में कुछ दिन मांस नहीं बनेगा। उन्होंने एक ठंडी सपाट आवाज में कहा
और कोई भी रात को देर तक नहीं जागेगा। ये बात कहते हुए उनकी नजर रिका पर टिकी थी, जो अब भी चुपचाप दीवार को घूर रही थी और अपने बालों को संवार रही थी। और एक मुस्कान थी रिका के चेहरे पर, लेकिन शायद ये मुस्कान उसकी थी ही नहीं। आंटी ने प्यार के भाव से रिका को देखा। रिका उठकर धीरे से खिड़की के पास बैठी। हल्की धूप कमरे में घुस रही थी, पर उस धूप में कोई गर्मी नहीं थी। वो ठंडी थी, सुस्त और निस्तेज थी, जैसे किसी मरे हुए दिन का टुकड़ा आज फिर गलती से लौट आया हो। रिका का चेहरा उतरा हुआ था, होंठ सूखे और आंखों के नीचे हल्के नीले घेरे। रात भर वो सो नहीं पाई, लेकिन रात की नींद की कमी और डरावनी अनुभूति के साथ ही आज उसकी मासिक धर्म की शुरुआत हो गई थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो तारीख से पहले आ गया था। रिका का शरीर थका हुआ था और मन में किसी अजीब सी बेचैनी से भरा था। वो खुद से ही बुदबुदाई, इतनी जल्दी, पर आज ही क्यों होना था? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस खिड़की के पार हवा का हल्का झोंका था, जैसे किसी अदृश्य शब्द को कमरे में छोड़ दिया गया हो। दूसरी तरफ बगल के कमरे में नम्रता थी। नम्रता अब कॉलेज के एक्सकर्शन के लिए तैयार हो रही थी। माँ का गुस्सा देखकर हल्की झिझक के साथ अपने कपड़े पैक कर रही थी। उसका मन जाने को था, लेकिन रिका की तबीयत खराब होने की वजह से वो अटक गई थी। उसके चेहरे पर कल रात पानी न छिटने के कारण अपराध बोध सा कुछ झलक रहा था। वो दरवाजे के पास धीरे से झांकी, जैसे कुछ सहानुभूति मिल जाए। रिका अपने बालों को संभालते हुए कुछ देर चुपचाप बैठी रही। फिर रिका ने हल्की मुस्कान के साथ नम्रता को बोली, तो जा नम्रता, मैं संभाल लूंगी, अब तबीयत ठीक है। और सुनना, हाँ, जल्दी घर आ जाना। इस बात पे नम्रता ने सिर हिलाया, लेकिन इस अनुरोध में रिका का डर झलक रहा था। ये बात नम्रता ने भांप ली थी। असल में बात कुछ और थी। वो एक्सकर्शन के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। रिका को ये बात कल रात ही पता चली थी, जब दोनों हंसी मजाक में बात कर रहे थे। वो हंसी अब किसी तरह के अनहोनी वादे जैसा लग रहा था, हल्की पर भीतर तक डराने वाली। पर रिका की आंखों में एक अजीब सी ख्वाहिश थी, जैसे वो कह रही हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। नम्रता ने भारी मन से अपना बैग उठाया। जब उसने आईने में आखिरी बार खुद को देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक लंबा धुंधला साया, जिसकी आंखें नहीं थी, पर वो सीधे आईने से उसे घूर रहा था। वो डर के साथ पलटी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस खिड़की के पर्दे हल्के से हिल रहे थे और हवा में रिका की इत्र की वही सड़ती हुई गंध तैर रही थी। नम्रता ने कहा, मैं चलती हूँ। रिका ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ठीक है, और ध्यान रखना अपना, और वापस से मैं फ़ोन करना। हाँ। नम्रता ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। नम्रता जाने के बाद दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ और फिर एक हल्की सी आवाज़ के साथ अपने आप से खुल गया। घर में अब सिर्फ रिका, आंटी और राहुल थे, और वो खामोशी जो अब किसी जिंदा चीज की तरह घर में हर कोने में फैल रही थी, सांस ले रही थी। रिका को लगा जैसे कमरे की हवा गाढ़ी और भारी हो गई है। दीवारों पर धूप के धब्बे अब सुनहरे नहीं बल्कि राख के रंग लग रहे थे, और उन धब्बों के बीच उसे एक परछाई धीरे धीरे खिसकती हुई दिखाई दी। ये किसी इंसान की परछाई नहीं थी, ये काफी लंबी और पतली थी, जैसे अंधेरे से खींचकर बनाया गया हो। रिका ने पलकें झपकाई, पर परछाई गायब हो गई थी। पर हवा अब और भी ठंडी हो गई थी, और उसमें अब गीली मिट्टी की महक भी शामिल थी। शाम ढल रही थी। घर के अंदर अंधेरा दीवारों को किसी स्याही से रंग रहा था। आंटी बरामदे में बैठी धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। उनके हाथों में एक माला थी, पर उंगलियां कांप रही थी। अंकल
सुबह ही अपने पोस्टिंग वाले स्थान अरुणाचल के लिए निकल गए थे। अब घर काफी सुनसान लग रहा था और तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। दीवार पर टंगी रिका की परछाई झटके से हिली, मगर रिका तो हिली ही नहीं थी। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसी सन्नाटे के बीच किसी औरत की हल्की ठहाके जैसी हंसी धीरे धीरे फिर गूंज उठी, जो बस रिका ही सुने जा रही थी और आंटी उस डर को महसूस कर रही थी। रात का सन्नाटा घर में फैल चुका था, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए आंटी मजाक करने लगी। हंसी मजाक करते करते थोड़ी चिंताएं हट गई। आंटी का कुछ काम आ गया था, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी और आंटी को जाते हुए देखते ही राहुल चिकन खाने की मांग की, और ये जिद उसे बिल्कुल नहीं करना था। रिका ने राहुल को बहलाने की काफी कोशिश की, पर उसके अंदर से एक अजीब सी अनियंत्रित इच्छा उठी। एक ऐसी आवाज जो उसकी नहीं थी, उसे कह रही थी, ले आओ, मजे पर ले आओ। उसे लगा जैसे वो खुद के जिस्मों में कैद हो। वो लड़खड़ाते कदमों से बाजार गई और फ्राइड चिकन का एक पैकेट ले आई। जब चिकन मेज पर रखा गया तो घर का सन्नाटा टूट गया। एक अजीब सा तनाव हवा में घुल गया, जैसे कोई अनदेखी चीज भूख से कांप रही हो, उस मीट का गंध ले रही हो। तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत के साथ धक्का दिया हो। कमरे में एक बर्फीली हवा का झोंका आया, जिसमें कच्चे मांस की हल्की सी बू थी। चिकन टेबल पर सजा दिए गए थे। तभी आंटी अचानक लौट आई। घर पे चिकन देखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर उनकी आंखें अजीब तरह से दरवाजे की ओर तंगी थी। उन्होंने चिकन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई जहरीला सांप हो। फिर उन्होंने राहुल और रिका की तरफ देखा और बिना एक शब्द कहे अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो नीम के पत्तों वाला पानी और गंगा जल लेकर लौटी। घर के हर कोने में, हर दहलीज पर छिड़कने लगी। उनके आंखों में अब डर नहीं बल्कि हारी हुई थकान थी। और तभी दरवाजा अपने आप हल्की सी चरमराहट के साथ खुला, लेकिन तभी एक कौवे की आवाज कमरे में गूंज उठी। आंटी ने राहुल की ओर देखा, फिर दरवाजे की तरफ। एक पल के लिए उनके चेहरे पर संदेह और डर का एक संकेत झलके, फिर बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली गई। सब कुछ सही था, लेकिन राहुल समझ चुका था कि आज उसकी खैर नहीं। उसने रिका से कहा, दीदी बचा लेना, अगर माँ को पता चला ना चिकन लाने के लिए मैंने जिद की थी तो मुझे काफी मार पड़ेगी। उस प्यार भरे मांग में रिका का दिल पिघल गया और मीट लाने की पूरी गुनाह वो अपने नाम ले ली। आंटी को सब पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज सभी ने जल्दी खाना खा लिया था। डिनर के बाद सब अपने कमरे में सोने चले गए। रिका आज भी अकेली थी, लेकिन आंटी के बगल वाले कमरे में सो रही थी। रात अपने पूरे खौफ के साथ लौटी थी। सब सो चुके थे, पर रिका की आंख खुली थी। वो अपने बिस्तर पर सीधे लेटी थी, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कमरे में वही सड़ी हुई इत्र और गीली मिट्टी की गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। रिका को लगा जैसे ये गंध किसी के शरीर से आ रही है, जो अभी यही इसी कमरे में मौजूद है। फिर वो डरावनी हंसी सुनाई दी, एक औरत की धीमी खनकती हुई हंसी, जिसमें खुशी नहीं बल्कि एक ठंडी क्रूर नफरत थी। हंसी दीवारों से आ रही थी, छत से टपक रही थी, फर्श के नीचे से गूंज रही थी। वो हर जगह थी। रिका ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, पर वो हंसी बाहर से नहीं, अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। रिका का शरीर अब ठंडा पड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी सारी गर्मी सोख ली हो। उसे अपने सीने पर एक भारी वजन महसूस हुआ, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी, पर हवा उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर वो हंसी, धीमी, नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हंसी, जो कमरे के चारों कोनों में गूंज रही थी। किसी और की सांसें अब उसे छू रही थी,
जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसके गालों पर फूंक मार रही हो, उसकी बदन की खुशबू सूंघ रही हो और उसके कानों में धीरे धीरे एक आवाज़ पहुंची, वही फुसफुसाहट, इस बार उसके कान के पर्दे चीरती हुई, जो कह रही थी, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और एक भयानक आवाज में एक सवाल सुनाई दिया, आज इत्र नहीं लगाया तुमने। फिर रिका को लगा एक ठंडी गीली उंगली उसके गाल को छू रही हो। रिका का पूरा जिस्म एक अनकही चीख में जम गया। वो अपनी आंखें खोल नहीं सकती थी, अपना जिस्म हिला नहीं सकती थी। उसे लगा जैसे वो अपने ही शरीर में जिंदा दफन हो गई है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बालों के साथ खेल रहा है, उसके बालों को कोई खींच रहा है, उसकी उंगलियों को अपनी बर्फीली उंगलियों से कोई सहला रहा है। उसकी पीठ पर काटने का एक अजीब सा दर्द होने लगा, चुभता हुआ दर्द उसके पाँव के अंगूठे में हुआ। उसे लगा जैसे कोई अपने नाखून से उसके नाखून को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। दर्द का एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई और उसी लहर ने उसे लकवे से आजाद कर दिया। रिका एक जंगली जानवर की तरह चीखती हुई बिस्तर से कूदी और सीधे आंटी के कमरे की तरफ भागी। आंटी रिका की हालत देखकर सब कुछ समझ गई। उनकी आंखों में नमी थी और वो आंसू डर के थे या पछतावे के, ये कहना मुश्किल था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आंटी ने धीरे से मंदिर से एक थाली उठाई, पुरानी, किनारों से जली हुई, जिस पर गाढ़े सिंदूर के निशान थे और अजीब से लकीरें बनी थी। उसमें एक तावीज रखा और एक दिया जलाया गया। उन्होंने रिका को अपने पास बिठाया। दिया जल रहा था। दिया की लौ कांप रही थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य सांस खुल रही हो। आंटी की आवाज़ धीमी थी, जैसे वो किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा ना दे। आंटी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? रिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें दरवाजे की उस आधे खुले हिस्से को घूर रही थी। आंटी ने कहा, अब डरो नहीं रिका, यहाँ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। फिर धीरे से बोली, ये घर और इसके पास वाला जंगल, यहाँ के हर पेड़, हर दीवारें हमारे घर के लोगों को पहचानती हैं। लेकिन आंटी ने धीरे से सांस ली और कहा, जब भी इस घर में कोई भी मेहमान आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हादसे जरूर होते हैं। हम हमेशा उनकी हिफाजत में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं कुछ अलग हो गया है। ये बात कहते हुए उनकी नजरें अब रिका के चेहरे पर गड़ी थी। आंटी ने फिर कहा, रिका तुम हमारे दूर के रिश्ते में आती हो, है ना? पर ये आकृति तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कमरे में खामोशी की परखी थी, सिर्फ दीवार की घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर सेकंड मौत की गिनती सा लगने लगा। फिर आंटी ने पूछा, रिका एक सवाल है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। इस घर में आने से पहले तुमने कुछ महसूस किया था क्या, या फिर कुछ देखा था क्या, कुछ अलग? रिका ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे स्वर में कहा, आंटी ऐसा तो कुछ याद नहीं। हाँ, बस परसों जब मैं यहाँ आई थी तो रास्ते में कुत्ता दिखा था। वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मैंने उसे बिस्किट दिया, लेकिन उसने खाया नहीं। फिर उसे भूखा देख मेरे पास मांस का एक छोटा पैकेट था। मैंने उसका छोटा टुकड़ा निकाल कर आपके गेट के पास ही रख दिया था। और हाँ, हाथ धोने के लिए पानी नहीं था, तो मैंने गेट पर लटका हुआ वो जो भूरा कपड़ा था ना, जो लटका हुआ है, उसी से मैंने हाथ पोंछ लिया था। ये बात सुनते ही आंटी का चेहरे का सारा खून उतर गया। उनकी आंखें फैल गई, सांसें अटक गई। वो कांपते हुए आवाज में बुदबुदाई, हे भगवान, वो कपड़ा। रिका हैरान होकर बोली, क्या हुआ आंटी? आंटी ने कांपते हुए होठों से कहा, रिका रिका रिका, वो कपड़ा मंत्र से बंधा था, उसे कभी छूना नहीं था, और खासकर मांस लगे हाथों से तो बिल्कुल नहीं। वो कपड़ा उस साए को रोकने के लिए था। अब तुमने उसे अपवित्र कर दिया है। रिका ने आंटी की बातें सुनी,
हर वाक्य के भीतर कुछ तोड़ता गया, जैसे उसकी रूह का कोई हिस्सा धड़कता जा रहा हो। जो कुछ भी वो सुन रही थी वो अब उसके चारों ओर हवा में घुल चुका था। फिर आंटी ने धीरे से घर की सच्चाई कहनी शुरू की। सुनो रिका, इस घर के मेहमानों को बचाने के लिए हमने 3 चीज बनाई है और इसी नियम से हम उसे रोक पाते हैं। आंटी की आवाज धीमी थी, पर हर शब्द में एक डर झलक रहा था, जैसे किसी पुरानी आत्मा का बोझ बोल रहा हो। आंटी ने कहना शुरू किया, रिका, वो पहला नियम है घर का गेट। उसे हम हमेशा लोहे की सिल्ली से 3 बार ठोकते हैं। अगर नहीं ठोका तो वह अपने आप दोबारा खुल जाती है, और एक बार गेट खुलने के बाद उसके साथ कुछ आती है, जिसके वजह से घर सूखने लगता है, जैसे इस घर में कोई जिंदा ही ना हो। आंटी की ये बात सुनते ही रेखा के कानों में गेट की 3 चोटें गूंज भर गई। पहली बार धीमी, दूसरी बार तेज, तीसरी बार जैसे किसी ने भीतर से दर्द में ललकारा हो। हर चोट पर ठंडी हवा अंदर आई और इसी हवा में किसी की बर्फीली सांस महसूस हुई। एक फुसफुसाहट, अब मैं अंदर हूँ। अब दूर से ही रेखा को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जब मेहमान आते हैं ना रेखा, तो हम उनके ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं, नहीं तो उनके चेहरे की हंसी बदल जाती है और आंखें जैसे कोई और उनमें झांक रहा हो। और अगर पानी ना छिड़के तो वो ज़्यादा देर यहाँ बैठ ही नहीं पाते हैं। और ये बात सुनते ही रेखा के होंठ सूख गए। दीवारों पर लटकती परछाइयाँ अब जैसे सांस ले रही थी। फिर आंटी बोली, तीसरी सबसे जरूरी चीज़, मांस। जब भी हम मांस लाते हैं तो आधा पका हुआ टुकड़ा कुछ हम बाहर रखते हैं, ताकि जो भूखी परछाइयाँ है वो वही ले ले और भीतर तक ना आए। रिका ने धीरे से पूछा, आंटी, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस मांस को छू ले तो? आंटी की आंखें ठहर गई। उन्होंने कहा, तब वो उसे स्वीकार नहीं करती। उसी पल खिड़की के पार हवा का झोंका आया, जैसे कोई आवाज हवा में तैर गई हो। रिका ने साफ साफ सुना, किसी ने काफी करीब से, काफी धीरे उसके कान में फुसफुसाया, मांस तो बाहर है, मगर खून मैंने जग लिया है। ये सुनते ही रिका का दिल धड़क उठा। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह निकला। उसने झटके से खिड़की की ओर देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था, पर उसी अंधेरे में किसी गीली चमकती आंखों की परछाई थी, जो अब भी उसे देखे जा रहे थे। आंटी ने कांपते हुए आवाज में कहा, वो सिर्फ बाहर नहीं है रिका, उसने तुम्हारे ऊपर निशान छोड़ दिए हैं। ये बात सुनते ही रिका काफी डर गई। दीपक की लौ काफी हिलने लग गई, पर बुझी नहीं। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी डर बनकर गूंजती थी। आंटी की आंखें नम थी और आंटी ने आखिरी बार ये कहा था, रिका, तुम जब घर जाओ तो अच्छे से पूजा करवाओ और चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और खिड़की के बाहर किसी के धीरे धीरे हंसने की भयानक गूंज सुनाई दी, जिसमें गुस्सा छलक रहा था। रिका जान चुकी थी कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक भूख थी, एक पुरानी परछाई की भूख जो सिर्फ भोजन नहीं चाहती थी, वो चाहती थी स्मृतियाँ, चाहती थी अपनापन, चाहती थी किसी के भीतर अपना ठिकाना। और जब वो ठिकाना पाती है तब कमरे के भीतर कोई ठंडी सूखी जगह ही बचती है, जहाँ जीवन की गर्मी कभी लौट कर नहीं आती। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी और उस हवा के साथ कोई अदृश्य साया भी। रिका ने हैरानी से एक सवाल आंटी से पूछा, आंटी, वो है कौन? आंटी ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं रिका, ये कौन है, और ना ही इसकी छाया के बारे में पता है। आंटी थोड़ी रुकी और खिड़की की ओर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, फिर भी उनकी आंखें कुछ देखती रही। फिर उन्होंने रिका को कहा, लेकिन अजीब बात यह है रिका, आंटी ने कहा, हमारे साथ इसने कभी बुरा नहीं किया,
सच कहें तो घर में कभी चोरी ही नहीं हुई, कभी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सच कहूँ तो उनकी आवाज़ और धीमी हो गई, लगभग फुसफुसाहट में थी। वो इस घर की रखवाली करती है, सबकी हिफाजत करती है। जब रात में सब सो जाते हैं तब उसके कदमों की आहट सुनाई देती है, धीरे धीरे रूम से गुजरती हुई। उन्होंने ये बात कहते हुए एक ठंडी सांस ली, फिर रिका को कहा, पर एक बात कभी मत भूलना रिका, जो रक्षा करता है वही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो जानती है कि हमें कब छोड़ देना है। बात करते करते सुबह के 5 बज चुके थे। रिका ने सुबह होते ही घर की ओर भागने का निर्णय लिया, जैसे कोई रक्षा की उम्मीद में भागता है। रिका ने गाड़ी बुक की। गाड़ी के सीट पर बैठते हुए भी उसने महसूस किया कि सीट कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, मानो कोई अभी अभी वहाँ से उठ कर गया हो। लेकिन वही रास्ते आज कुछ अजीब थे, कुछ पैरों की छायाएं अजीब तरह से हिल रही थी। ये सब मंजर देखते हुए रिका की आत्मा अंदर तक खोखली हो चली थी। रिका अब घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर उसने सब कुछ बताया, हर पल, हर आवाज, हर गंध जो वहां महसूस हुई थी। परिवार ने तुरंत मंदिर में पूजा रखवाई। कई दिनों तक हवन और अर्चना हुई। धीरे धीरे रिका सामान्य दिखने लगी। उसका चेहरा शांत, पर आंखों में अब भी डर का धुआं तैरता था। फिर भी एक सवाल आज तक अधूरा है, क्या उस घर पे किसी ने वशीकरण कर रखा था, या फिर वो परछाई किसी ऐसी शक्ति की भूखी थी जो केवल मेहमानों को ही दिखती थी? क्योंकि आज तक जो भी उस घर में रात गुजारता है सुबह लौट कर आ जाता है, पर उसकी आंखों के नीचे काली परछाई जरूर दिखती है, जो कभी रिका की आंखों के नीचे थी। और आज भी रिका के पीठ और पांव पर एक निशान बने हुए हैं जो आज तक नहीं उतरे। लेकिन यही एक बात सुकून देती है कि उस घर में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है। दोस्तों, यही थी रिका की कहानी। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी कहानियां ला सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।